उच्च स्वर में जमींदार ने राधेश्याम कहकर नवल किशोर के पिताजी को पुकारा। राधेश्याम जी दोनों हाथ जोड़कर जमींदार को घर के भीतर ले आए और कहने लगे, मालिक संदेशा भेज दिया होता तो मैं खुद आ जाता। इस पर जमींदार जी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, क्यों अब तो तू भी 10 एकड़ का मालिक है। तुझे पता है मैंने खुद जमींदारी 10 एकड़ से शुरू की थी और तेरी मेहनत से आज मेरे पास आधे गांव की जमीन है। फिर भला मैं क्यों तेरे घर नहीं आ सकता? क्या सच में दिल से चाहता है कि ना आऊं तो कह दे, अभी लौट जाता हूँ। इस बात पर नवल किशोर के दादाजी दोनों हाथ जोड़कर, धन्य भाग्य मालिक, ये घर भी आपका ही दिया हुआ है, ये हमारे भाग्य हैं कि आप पधारे, कहते हुए उनकी सेवा में लग गए। राधेश्याम पूरी उम्र किसी की सेवा में, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिता देना भी आसान नहीं होता है। तुमने उस समय में मेरा साथ दिया जब मैंने सोच लिया था कि शायद अब हमारी जमींदार का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन उस समय तुमने मेरा साहस बाकर अपनी ही मेहनत से उस 10 एकड़ की मेरी जमीन को आज फिर गांव के लगभग आधे से ज्यादा जमीन के मालिक के रूप में मुझे फिर से स्थापित कर दिया। इसमें कोई दोहमत नहीं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत हूँ। ये बात मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार कह सकता हूँ। ये बात कहने में मुझे तिल मात्र भी संकोच नहीं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। इसलिए यह मत समझना कि मैंने जो 10 एकड़ जमीन तुम्हें दी है वह कोई उपहार है। वह तो तुम्हारा अधिकार है जो मेरा फर्ज है तुम्हें देना, और मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन अब मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं अकेला उस ऊंचाई पर बैठकर ना रहूं। मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि जिस तरह तुमने मेरे परिवार का और मेरे धन वृद्धि का ध्यान रखा, ठीक उसी प्रकार मैं भी अब आगे बढ़कर तुम्हारे भी विकास पर विचार करूं। और इसलिए अब मैं तुम्हारे बेटे नवल किशोर को शहर भेजना चाहता हूं। मैं दिल से चाहता हूँ कि नवल किशोर पढ़ने के लिए शहर जाए और पढ़ लिख कर व्यापार सीखकर ही इस गांव में लौटकर वापस आए। वहां मेरा एक परिचित है जो नवल किशोर को व्यापार करना सिखाएगा, और कुछ धनराशि मैंने नवल किशोर को दिलवा दी है। मैं चाहता हूं कि वह इसे लेकर शहर में एक व्यापार शुरू करें। नवल किशोर भी अपने विकास को सुनिश्चित करें। मैं सिर्फ उसके लिए नहीं अपितु आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी अभी से विचार करने को तुम्हें कह रहा हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे गांव की पढ़ाई का स्तर कितना अच्छा है, इसलिए जब उनके बच्चे शहरी स्कूलों में पक्का आगे बढ़ेंगे और ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों को हासिल करेंगे, तब मैं यह समझूंगा कि सही मायने में मेरा फर्ज पूरा हुआ। मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें कि जब तक मेरा परिवार इस गांव में है, तब तक नवल किशोर की अनुपस्थिति में भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई भी परेशानी का अनुभव नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही राधेश्याम जी भावुक हो उठे और हाथ जोड़कर बड़े ठाकुर को कोटि कोटि धन्यवाद के साथ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, कहने लगे। ठाकुर जी ने राधेश्याम की ओर देखकर कहा, तब ठीक है, धन्यवाद मेरा मान रखने के लिए, और किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताना, किसी भी बात का संकोच मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कहकर वे पुनः वापस हो गए। राधेश्याम जी ने बेटे नवल किशोर को बुलाकर बड़े प्यार से समझाया। वही नवल किशोर जी का संशय समाप्त हुआ। राधेश्याम जी ने एक पिता होने के नाते नवल किशोर को व्यापार के बारे अच्छी अच्छी बातें समझाई और उन्हें यही शिक्षा देकर शहर जाने के लिए कहा। राधेश्याम जी ने जाते हुए नवल किशोर से कहा कि तुम शहर जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना कि अपनी मान मर्यादा और सम्मान को बनाए रखोगे और अपने पिता का नाम कभी भी डूबने नहीं दोगे। जब कभी भी तुम इस गांव में वापस लौटो तो जैसे जा रहे हो वही मान सम्मान लेकर वापस लौटना। तुम्हें तरक्की जरूर मिलेगी। और नम आंखों से राधेश्याम जी ने नवल किशोर को विदा किया। नवल किशोर ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। एक अनजाना शहर, एक अनजानी सी दुनिया, लेकिन पूरे विश्वास से भरपूर नवल किशोर जी उस शहर में बताए व्यक्ति से आकर मिले और पूरा मन लगाकर उन सपनों को साकार करने में लग गए जिन्हें सोचकर उन्हें शहर भेजा गया था। नवल किशोर जी ने उस व्यापार को सीखने के लिए अपनी जी जान एक कर दी। वे दिन रात काम करने में लगे रहते थे, सिर्फ और सिर्फ अपना सारा ध्यान उस बिजनेस के ऊपर देने लगे। उन्हें न खाने का होश होता था और न ही सोने का। उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सीखने के ऊपर ही रहा करता था। नवल किशोर जानते थे कि अगर अभी उन्होंने आज मेहनत नहीं की तो दोबारा अगली पीढ़ी को उन्हें जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा, और इससे वह अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। ये सोचकर भी वे अपने व्यापार को सीखने में पुरजोर कोशिश करने में लग गए। देखते ही देखते नवल किशोर की मेहनत रंग लाई। वे धीरे धीरे व्यापार की ऊंचाइयों को छूते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जिसके विषय में वह सोचकर वे गांव से निकले थे। आज शहर में उनका अपना मकान जो कभी सपनों में देखा गया था,
वे सारी सुख सुविधाएं, मान सम्मान सब कुछ इस शहर में था। नवल किशोर जी का बेटा आलोक आज एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और आलोक भी अपने दादा और पिता की तरह मेहनती है। पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ आलोक ने अपने पिताजी के बिजनेस में भी बराबरी का हाथ बटानता। वह कोई भी काम इतनी गोपनीय तरीके से करता कि उस शाखा के लोगों को पता ही न लगता कि वास्तव में आलोक खुद इस कंपनी के मालिक का बेटा है। उसका यही गुण धीरे धीरे उस कंपनी के लिए एक ताकत बनता चला गया, क्योंकि वह एक कुशल व्यापारी की तरह व्यापार की जड़ों में जाकर पानी सींचना जानता था। आलोक ने डूबती हुई ब्रांच में एक छोटा कर्मचारी बनाकर निम्न कर्मचारियों के साथ काम किया और उन कारणों को ढूंढा जिसके कारण वह नुकसान हो रहा था। आलोक को ज्ञात होते ही उसने उन कारणों की जानकारी अपने पिता को दी। उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जो उसके अपने ही व्यापार को खोखला बना रहे थे। उन्हें निकालकर उन लोगों को प्रमोशन दिया जो थे तो छोटे पदों पर लेकिन थे मेहनती। इसी कारण जब सही परख के साथ सही काम मेहनती लोगों को दिया गया, तब उन लोगों ने जी तोड़ मेहनत की और देखते ही देखते वह छोटा सा व्यापार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला गया। नवल किशोर जी और आलोक ने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने कर्मचारी के साथ वे लोग घर जैसा ही व्यवहार करते थे, इसलिए उन कर्मचारियों को भी उनकी कंपनी में काम करने में अच्छा लगता। एक परिवार की तरह मिलजुल कर वहां काम किया जाता और छोटे बड़ों का भेदभाव जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब आलोक भी पढ़ाई के साथ साथ व्यापार के गुणों को लगभग सीख ही चुका था। वो अब आगे बढ़कर सरकारी नौकरी की बजाय अपने ही व्यापार को आगे बढ़ना चाहता था। आलोक चाहता था कि अब उसे सरकारी नौकरी नहीं करना, बल्कि वह अपने ही पिताजी नवल किशोर जी के बिजनेस को और आगे ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है। ये बात आलोक ने अपने पिताजी नवल किशोर से भी की थी, लेकिन नवल किशोर जी ने इस विषय में अपने मित्र रिवाराम जी से विचार विमर्श किया था। फिर रिवाराम जी ने एक बार पुनः हस्तक्षेप कर उन्हें रोका और कहा कि मैं जानता हूं कि बेशक आलोक मेहनती है और वह व्यापार संभाल भी लेगा, नवल किशोर, लेकिन व्यापार को एक सीमा में बांध कर रखना थोड़े ही है और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई बहुत आवश्यक है। इसे अब आगे पढ़ने के लिए ये शहर भी छोड़ना होगा। आलोक को अब बिजनेस स्कूल की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया जाना उचित है। इस बात पर सलाह विचार और मात्र आलोक को समझाने के लिए वे खुद कितने वर्षों बाद आलोक से मिलने शहर आए थे। आलोक ने अपने जन्म के बाद शायद जब से होश संभाला तब से पहली बार रिवाराम जी से मुलाकात की थी। नाम तो बहुत सुना था और तस्वीर भी देखी थी अपने घर में, लेकिन रूबरू आज पहली बार हुआ था। आलोक ने अपना तर्क रखकर कहा कि वह व्यापार करने के साथ साथ भी उस पढ़ाई को उसी शहर में कर सकता है, तो फिर उसे आखिर दूसरे शहर जाकर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तब बड़े ही सुंदर शब्दों में रिवाराम जी ने एक तुक जवाब दिया। आलोक, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो ये कि यहाँ रहने से इस बढ़ते हुए व्यापार को देख तुम्हारा अधिकांश समय इसी व्यापार में लगे रहेगा और हो सकता है तुम उत्सुकतावश अपनी पढ़ाई के चंद पन्नों की पढ़ाई जो कि अधूरा ज्ञान होगा, व्यापार में उपयोग कर समझने का प्रयास करो, जिससे तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़े। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए व्यापार से दूरी बनाकर शांतचित्त से अपनी पढ़ाई पहले पूरी करनी होगी। दूसरी बात, अच्छी शिक्षा के साथ उसका उत्कृष्ट स्तर और अनुभवी गुरु का होना भी आवश्यक है। ऐसे या यूं ही लोग एक ही ज्ञान को सुनने के लिए जो उन्हें सामान्य सत्संग में सुनाया जाता है, लेकिन फिर भी जब तक उस स्तर का गुरु ना मिले, वे लिखे गए वचन और उनकी परिपूर्णता सिद्ध नहीं होती। एक ही वाक्य अलग अलग गुरुओं के मुख से सुनते हुए साधक को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। जब तक कि कोई ऐसा गुरु ना मिल जाए जिसे अक्षरश सभी मंत्रों को सिद्ध कर खुद से ना देखा हो। इसलिए पूरे विश्व की परिक्रमा करते हुए मनुष्य अंत में उस देवभूमि हिमालय की ओर तपस्या के लिए क्यों बढ़ता है? पता है, क्योंकि जब तक उस स्थान पर विशेष कृपा प्राप्त उन गुरुओं की शरण में व्यक्ति ना पहुँचे, तब तक साधक को उस स्तर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्या तुम्हें याद है आलोक, यदि तुमने महाभारत पढ़ी या सुनी होगी तो द्रोणाचार्य के सभी शिष्य पर भारी पड़ने वाले भगवान परशुराम के वे शिष्य जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को भी हथियार न उठाने का प्रण तोड़ने पर विवश कर दिया था, जिनका नाम भीष्म पितामह और कर्ण के रूप में लिया जाता है। अब शायद तुम मेरी बात भली भांति समझ गए होंगे, इसलिए बिना किसी संकोच के हमारे अनुभव को ध्यान में रखकर उन महाविद्यालयों में जाऊं जहां तुम्हें व्यापारियां सीखने को मिलेगी, जो किसी व्यापार को विपरीत परिस्थिति से बचाने और नए रास्ते की खोज के लिए तैयार करेगा। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।